So, is it so that you study so hard but still score average marks in your university exam? There are so many individuals who have the same problem. And guys, few years ago, even I had the same problem. But today, I hold 3 gold medals and 6 distinctions in my MBBS. So, what is the secret? In this particular video, I'll share you the same. Hello everyone, I am Dr. Anushka from GRMC Gwalior, and in the specific video, I'll share you the secret which toppers use while writing their answer sheet. So to begin with, I'll share you the sad reality, and then I'll share you the set of certain rules along with my own answer sheet which will help you to write good answers in short span of time. So rule number 1, or rather I should say the reality number 1, examiners don't care how much you know. You may have ocean depth knowledge or you may have a pond depth knowledge. एग्जामिनर को बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता आपको कितना आता है. एग्जामिनर के लिए आप एनोनिमस हो. ये चीज़ें वाइवा में बहुत काम आती हैं डेफिनेटली, बट व्हेन यू राइट द आंसर्स इन एग्जाम, that particular examiner which is assessing your copy, who is addressing your copy, उसको बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको कितना आता है. उसको बस इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है कि आपने उसका काम कितना आसान किया. एग्जामिनर का काम आसान करने का मतलब क्या है कि वो पेज जो नॉर्मली पढ़ने में अगर उसे 10 मिनट लगता, क्या आप उस टाइम को कम करके 2 मिनट में ला सकते हो? उसको ये मैटर करेगा. बिल्कुल आप इसे कर सकते हो. इफ़ आई राइट अ पैराग्राफ, I may take 10 minutes to read the answer. If I write it in lines, I may take 5 minutes to read that answer. But अगर मैंने उसी चीज़ को फ्लो चार्ट में लिख दिया, मैं उसको एक ग्लांस में पढ़ सकती हूँ. तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. द मोर प्रेजेंटेबल यू आर, द मोर मार्क्स आर यू गोइंग टू स्कोर. ओके, सो टू बिगैन विथ द रूल नंबर 2 और रियलिटी नंबर 2, आपकी आंसर कॉपी के इनिशियल 2 आंसर्स आपकी पूरी आंसर कॉपी की ट्रेजेक्टरी डिफाइन करने वाले हैं. एग्जामिनर इज द लेजिएस्ट पर्सन इन दिस यूनिवर्स. भाई उसे एक दिन में 100 कॉपी चेक करनी है ना. हो सकता है आपने आखिरी के 4-5 आंसर्स बहुत अच्छे से बहुत मशक्कत करके लिखे, पर शुरुआती 2 आंसर्स आपने बहुत बुरी तरीके से लिखे हैं. फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन. उसके दिमाग में एक प्री कंसीव नोशन बन चुका है. आपकी कॉपी जब 20% चेक होती है तभी ये डिसाइड हो जाता है कि आपको कितने मार्क्स मिलने वाले हैं. तो स्टार्टिंग के जो भी आंसर आप लिखो उन्हें बहुत अच्छे से लिखने की कोशिश करिए, है ना, बहुत अच्छे से. इनिशियल 2 आंसर्स, दे आर वेरी 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 पाइवोटल एंड दे रियली हेल्प यू टू एक्सेल एंड स्कोर गुड मार्क्स इन योर यूनिवर्सिटी एग्जाम्स और एनी थियरी एग्जाम्स. रूल नंबर 3, द मोर सिंपल, concise and to the point you write, the better marks will you score. It doesn't matter whether you read Harrison or you read any Indian author book or you read your coaching textbook notes. It doesn't matter. It really doesn't matter. या आपने 10 जगहों से उस एक चीज़ को पढ़ा है. What actually matters is कि एग्ज़ाम के समय आपको कितनी चीज़ें याद हैं. देखिए, दैट इज़ वाई वेन एवर यू आर स्टडिंग, अभी आपके पास अगर कम टाइम है, ठीक है, जब भी आप पढ़ो खुद से भी पढ़ो, राइट, गो ऑन हाईलाइटिंग द थिंग्स कि ये चीज़ें मुझे नहीं भूलनी है किसी भी हालत में. तो फॉर एग्जाम्पल आप एक पूरा पेज पढ़ रहे हो, उस पूरे पेज में मैं सीरियसली बताऊं तो लगभग 4 से 5 लाइनें ही ऐसी होती हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं. तो जब आप पढ़ो उन्हें प्लीज़ 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 डेमाक्रेट करते जाइए, और एग्ज़ाम से पहले आपको ये दिमाग में रखना है कि मुझे ये लाइनें तो लिख करके आनी ही है. तो आपको जो भी आंसर लिखना है बहुत प्रिसाइज लिखना है, कंसोलिडेटेड फॉर्म में लिखना है, और मैं बोलूँ आपको लिखना है एक टू द पॉइंट आंसर. सरल भाषा में अगर मैं बोलूँ तो आपकी आंसर कॉपी अगर एक 12th क्लास का बच्चा पढ़ रहा है जो नीट में अपीयर करने वाला है, अगर वो भी आपके आंसर समझ पा रहा है या आप जो चीज़ समझाना चाह रहे हो वो अगर वो समझ पा रहा है, देन यू आर ऑन द राइट ट्रैक. तो जब भी आप आंसर कॉपीज़ में आंसर्स लिखो, ध्यान क्या रखना है कि मुझे सरल से सरल भाषा में सही चीज़ लिखनी है. दैट्स ऑल. रूल नंबर 4, भाई डोंट बी लेजी, लेट द एग्जामिनर बी लेजी. आप 2 कलर की पेन ज़रूर कैरी करें, है ना, ये लड़कियों का काम नहीं होता है. सो मेनी टॉपर फ्रेंड्स हु फॉलो दीज सिंपल टैक्टिक्स एंड दे हैव टॉप्ड इन यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज एग्जाम्स, बिलीव मी गाइज. सो कैरी योर 2 पेन्स, ओके, ब्लू एंड ब्लैक. at least carry your ruler, very important, and underline it. तो अब जब भी आंसर लिखो, है ना, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचो कि हम लौट करके आके अंडरलाइन करेंगे, बिल्कुल टाइम नहीं मिलता. टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप जब आंसर लिखते जा रहे हो, जो भी पॉइंट आपने अपने नोट्स में, पहले मैंने बोला था आपने कॉन्क्रीट कर दिए थे या आपने उन्हें कंसोलिडेट करके पढ़ा था, उन्हें अंडरलाइन करना ही है. जब भी आप लिख रहे हो, अंडरलाइन इट, अंडरलाइन इट, अंडरलाइन इट. अब पूरा आंसर अंडरलाइन नहीं करना है, हमें वो चीज़ें अंडरलाइन करना है जो हम चाहते हैं कि एग्जामिनर की नज़र इसमें पढ़े.
पढ़े, है ना, क्योंकि वो पूरा आंसर नहीं पढ़ने वाला। टू बी वेरी ऑनेस्ट, उसको जो दिखेगा वो उस बेसिस पे मार्क्स देगा, आपने जो लिखा है उस बेसिस पे मार्क्स आपको नहीं मिलते हैं, ठीक है। यूज फ्लो चार्ट्स, इट इज़ रामबाण फॉर्मूला। भाई मैंने बोला ना कि अगर मुझे पैराग्राफ पढ़ना है तो मुझे 3 मिनट लगेगा, अगर मुझे पॉइंट्स में कोई चीज़ पढ़नी है तो हो सकता है मुझे 2 मिनट लगे, पर अगर मुझे कोई चीज़ फ्लो चार्ट में पढ़नी है, मुझे ग्लैंस में वो चीज़ समझ में आ जाएगी। समझ में आ रहा है? तो यूज़ फ्लो चार्ट्स वेर एवर पॉसिबल। Write the answers and points, very 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 important. Draw cycles, okay, and do write the conclusion at the end. I'll tell you how to write an appropriate answer with my own answer sheet at the end. Next rule number 5, attempt each and every question. Guys, you won't believe this कि भाई आप कुछ भी लिख के आओ, हाँ, it should be not unrelatable to that topic. For example, अगर एक टॉपिक का कोई for example अगर क्वेश्चन आता है, लेट अस से दैट आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, और आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया में के बारे में आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं पता है, आपको जो चीज़ पता है ना वो लिखो कि क्यों हो सकता है ये, ठीक है, कैसे हो सकता है ये, ठीक है, इसके इन्वेस्टिगेशंस में हम क्या क्या कर सकते हैं, सीरम आयरन देखेंगे, फेरेटिन देखेंगे, जो चीज़ें आपको पता है, आपको बिल्कुल छोड़ना नहीं है क्वेश्चंस को, है ना। पहले जो चीज़ें आती हैं हम उन्हें बहुत अच्छे से लिखेंगे, पर किसी भी क्वेश्चन को अनअटेम्प्टेड नहीं छोड़ना है, हमें सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, भले हम उसके बारे में कुछ भी लिख के आएँ, है ना, पर वी हैव टू अटेम्प्टेड। कुछ भी से मेरा मतलब ये है कि आपकी नीट की नॉलेज भी वहाँ पर काम करेगी, ज़रूरी नहीं है कि आपने MBBS में वो चीज़ पढ़ा है तभी आप उस आंसर को लिख पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, stay fast from the beginning. This is again a very 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 important rule. You might feel कि भाई कई लोगों की आदत होती है, और इवन ये मेरे साथ होता है ना, कि शुरुआती 2 पेपर में मेरे लास्ट के 2 क्वेश्चंस बहुत बुरी तरीके से लिख के आती हूँ मैं। देखिए, आपको अपनी स्पीड को शुरू से एकदम आई शुड से एडजस्टेड रखना है, ठीक है। आप आंसर लिखना शुरू करो, बिल्कुल शुरू करो, पर दिमाग में ये हमें बना करके रखना है कि मुझे किसी भी लॉन्ग आंसर में 15 से 20 मिनट से ज़्यादा नहीं रुकना है, 20 मिनट मैक्सिमम, राइट, और किसी भी 5 मार्कर आंसर में मुझे 10 मिनट से ज़्यादा नहीं रुकना है। दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और जब बहुत लोगों की आदत होती है कि शुरुआती आंसर अच्छे से लिखने के चक्कर में वो बहुत टाइम, मतलब 1 घंटे में पहला लॉन्ग आंसर हो पाता है उनका, ये बहुत लोगों के साथ होता है, इवन मेरे साथ होता था ये। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना, और लास्ट में फिर हम कचड़ा लिख के आते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। हमें अपनी स्पीड को शुरू से मेंटेन रखना है। दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हमें क्वेश्चन पेपर के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, बस मैं ये कहना चाह रही हूँ, हमें लास्ट तक पहुँचना है। हमें आता है नहीं आता उससे फ़र्क नहीं पड़ता, हमें लास्ट तक पहुँचना है। रूल नंबर 7, आपने पूरे साल कितना पढ़ा, सच में वो नहीं मैटर करता। आपने एग्ज़ाम के 1 दिन पहले या 2 दिन पहले कितना रिवाइज किया, ये मैटर करता है कि आप कितना स्कोर करोगे। देखो, कोई भी स्वामी विवेकानंद नहीं होता, किसी को भी पूरे साल की चीज़ें याद नहीं होती, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये मेरे साथ भी इस बार हुआ था। ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स मेरे एग्जाम में आ गए थे जो मैंने पहले कभी पढ़ा था, पर मुझे वो याद ही नहीं आ रहे थे, ठीक है। तो रूल क्या है, ये सिंपल सा लॉजिक क्या है कि भाई एग्ज़ाम के 1 दिन पहले आपके पास लास्ट 10 ईयर्स की ये काम आपको पहले कर लेना है। लास्ट 10 ईयर्स की जो भी प्रायोरिटी की चैप्टर्स है ना, आई कैन शेयर दैट विथ यू इन द लिंक गिवन बिलो। आपको उन प्रायोरिटी वाले टॉपिक्स को, फाइनल ईयर के टॉपिक्स की आई एम टॉकिंग अबाउट दैट, आपको उन प्रायोरिटी वाले टॉपिक्स को 1 दिन पहले पढ़ने बैठना है और एक बार नज़र आपको सब पे डाल के जाना है। 1 दिन पहले आपने जो पढ़ा है आप उसी चीज़ को लिख पाओगे एग्जाम में। मैं एक चीज़ बता दूं, है ना, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रूल नंबर 8, स्टे कॉन्फिडेंट गाइज। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो पूरे साल नहीं पढ़ते और फिर भी बहुत अच्छे से पास हो जाते हैं, और बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो पूरे साल पढ़ते हैं पर लास्ट में पेपर बेकार कर देते हैं बिकॉज दे पैनिक। स्टे कॉन्फिडेंट, स्टे पॉजिटिव, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल, है ना, विच हैज़ हेल्प मी अ लॉट। आपको एग्जामिनेशन हॉल के बाहर 10 ऐसे लोग मिलेंगे जो आपसे कोई ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे जो आपने सुना भी नहीं है, और आप फिर पैनिक कर जाते हो कि यार ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, और फिर एकदम से आप उसे पढ़ने बैठते हो। ट्रस्ट ऑन व्हाट यू हैव स्टडीड, है ना, आपने जो भी पढ़ा है उसके बाद एग्जामिनेशन हॉल में जाने के बाद आपको सब कुछ ये फालतू की चीज़ें दिमाग से निकाल देनी है। स्टे कॉन्फिडेंट। आपका अल्टीमेट लोगो ये होना चाहिए कि मुझ पर भरोसा है, जो चीज़ मैंने पढ़ी है मुझे वो याद है और मैं उसे अच्छे से कन्वे कर सकती हूँ। सिंपल। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डज इट एक्चुअली मैटर्स? आई एम करेंटली डूइंग इंटर्नशिप, डज इट एक्चुअली मैटर्स? No, it doesn't matter.
आपके पास कितने गोल्ड मेडल हैं, आपके पास कितने डिस्टिंक्शन है, कोई नहीं पूछता, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये चीज़ ये भी नहीं डिसाइड करती कि आप कितने अच्छे डॉक्टर बनोगे। फिर हमें ये क्यों करना है? फिर हमें ये इसलिए करना है क्योंकि ये इतना मुश्किल नहीं है जितना हम इसे सोचते हैं। ये बहुत आसान है और सबसे इम्पॉर्टेंट, इट हेल्प्स इन सेल्फ सेटिस्फैक्शन। सो अब हम थोड़ा सा अपने आंसर कॉपी का डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। सो हेयर्स एन सैम्पल, लाइक एक क्वेश्चन आया था हीमोस्टेसिस पे और ये आंसर मैंने उस पे लिखा था। तो आप देख सकते हो द क्वेश्चन वाज कि हीमोस्टेसिस की स्टेप्स बताओ, ये क्वेश्चन था। तो हाउ डिड आई प्रोसीडेड विद दिस आंसर? पहले मैंने यहाँ पे देखो बहुत क्लियरली डेफिनेशन लिखी हीमोस्टेसिस की, कि हीमोस्टेसिस एग्जैक्टली होता क्या है। सो आई डिफाइंड हीमोस्टेसिस इन फर्स्ट पॉइंट, देन आई रोट द बेसिक नॉलेज कि इसमें ये स्टेप्स होती हैं। सी आई हैव अंडरलाइन वेर एवर इट इज़ इंपॉर्टेंट। और फिर मैंने एक एक करके सारी इंडिविजुअल स्टेप्स को डिफाइन किया। जहाँ पे मुझे ज़रूरत पड़ी मैंने फ्लो चार्ट्स बनाए, राइट। एंड जहाँ पे मुझे ज़रूरत पड़ी आई यूज़ टू ड्रॉ द डायग्राम्स ऑल्सो। अगर आप कलर्स नहीं यूज़ करें तो एटलीस्ट ड्रॉ देम विद ब्लू एंड ब्लैक पेन, दैट्स इनफ। फिर एक और सैम्पल क्वेश्चन लेती हूँ मैं। जैसे एक क्वेश्चन आया था कि व्हाट आर द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस ऑफ HIV इन्फेक्शन। तो इस आंसर के लिए आई डिडंट डायरेक्टली स्टार्टेड विद द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। देखो सबसे पहले मैंने HIV की डेफिनेशन लिखी है ना, थोड़ा सा मैंने इसके बारे में बताया कि किसका रोल होता है, T हेल्पर सेल्स उसमें कैसे हेल्प करती हैं। देन आई टॉक्ड अबाउट दी वेरियस फेजेस। अब देखो यहाँ पे जैसे मैंने सिम्टोमेटिक फेज को डिस्क्राइब किया है, फिर मैंने बताया कि CD4 सेल्स कम होती हैं और ये पेशेंट की इम्यूनिटी पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे जब भी मेरे को इसको डिफाइन करना था तो मैंने एक फ्लो चार्ट यूज़ किया यहाँ पे, है ना, इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली राइटिंग, क्योंकि ये PSM में लिखा था। दे हैवंट आस्क्ड मी अबाउट द प्रोग्राम्स। मैंने खुद से प्रोग्राम्स के बारे में लिखा, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, ठीक है। और लास्ट में मैंने पैथोजेनेसिस भी लिखी। सो आई रोट इट ऑल। सो द इम्पॉर्टेंट थिंग इज राइट इट सिस्टमैटिकली, यूज़ द फ्लो चार्ट, दैट इज़ द सीक्रेट।